हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए कुरान। दोस्तों, आज जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज ईद है, तो उन सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत 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 मुबारकें। और दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि अगर आप ऊपर वाले से किसी दूसरे के लिए दुआ मांगते हो तो वो जल्द कबूल होती है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आज के दिन आप पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगें कि ये जो कोरोना या फिर कोविड-19 फैला हुआ है, इससे हमें निजात मिल सके। और आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए शोएब सर ने हमें इनवाइट किया अपने घर में। विंग्स की पूरी टीम वहाँ जा रही है, मैं भी तैयार होकर आया हूँ, पता नहीं आपको लग रहा है या नहीं। तो हम वहाँ जा रहे हैं सारा आपके साथ खुशियों में शामिल होने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ऑन दिस हैप्पी नोट आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने कैश बुक बताया था, सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में, कि आप सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हो। आज मैं लेके आया हूँ डबल कॉलम कैश बुक। तो दोस्तों, डबल कॉलम में हम दो कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम हमारा कैश के लिए रहता है, एक कॉलम हमारा बैंक के लिए रहता है। अब दोस्तों, कई बार हम पेमेंट्स, किसी को पेमेंट करते हैं तो कैश से भी करते हैं और चेक से भी करते हैं। इसी तरह कई बार हमें जो रिसिप्ट्स आती हैं, पैसा आता है इन दी फॉर्म ऑफ कैश आता है कई बार, या इन दी फॉर्म ऑफ चेक भी आता है। तो चेक भी रिसीव करते हैं और कैश भी। तो डबल कॉलम कैश बुक से सबसे पहले हमें फ़ायदा क्या है दोस्तों? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास बिजनेस में 2 लाख का कैश है तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। मैंने कहा 2 लाख रुपया कैश, लेकिन बैंक का क्या, बैंक में कितने हैं? तो दोस्तों, अगर मान लो 1 लाख रुपए मेरे पास बैंक में भी पड़ा है, तो 2 लाख कैश और 1 लाख बैंक में पड़ा, तो क्लियर पिक्चर ये है कि मेरे पास टोटल में 3 लाख रुपए है। तो ये जो कैश बुक होती है डबल कॉलम वाली, इससे हमारा ये पर्पस सॉल्व हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास टोटल कैश कितना है जो हमारे पास पड़ा हुआ है, प्लस जो बैंक में पड़ा हुआ है। ये कैश बुक हमें दोनों के बारे में बताती है। तो इसलिए हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, ताकि एक क्लियर पिक्चर आ सके कि टोटल हमारे पास कितना पैसा है। एक चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे मैंने कहा दोस्तों कि हम चेक से पेमेंट करते हैं या चेक से रिसिप्ट करते हैं या फिर कैश में करते हैं। तो आपको मैंने बताया होगा कि रिसिप्ट साइड ये वाली है, डेबिट साइड, ये रिसिप्ट साइड है, यानी जितना भी आपके पास पैसा आया, और ये पेमेंट साइड है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, आपके पास कैश आए तब भी आपने इधर ही लिखना है, डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में, या आपके पास चेक आए तब भी आपने इधर ही लिखना है। दोनों के लिए, कैश के लिए और बैंक के लिए, रिसिप्ट साइड यही रहेगी। और इसी तरह अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो या चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट साइड दोनों के लिए, कैश के लिए या बैंक के लिए, यही रहेगी। इसमें कोई चेंज नहीं है। रिसिप्ट साइड हमेशा यही है, चाहे कैश से रिसिप्ट कर रहे हो या बैंक चेक से रिसिप्ट कर रहे हो। और पेमेंट साइड भी वही है, चाहे आप कैश में पेमेंट करो या चेक से पेमेंट करो। ये क्लियर है? सिर्फ जितनी भी हमें चेक से पेमेंट आएंगी हम बैंक कॉलम में लिखेंगे, जितनी हम चेक से पेमेंट करेंगे वो बैंक कॉलम में, जो कैश में पेमेंट करेंगे या कैश में रिसिप्ट करेंगे वो कैश कॉलम हमें दिखानी है। लेकिन यहाँ कुछ एंट्रीज ऐसी हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो दोनों तरफ आएंगी। मतलब नॉर्मली क्या है कि अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो इस तरफ आएगी, कैश में रिसिप्ट कर रहे हैं तो इस तरफ आएगी, एक साइड ही आ रही है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो इधर भी आएंगी, यानी डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में भी आएंगी और पेमेंट साइड में भी आएंगी। एक ही ट्रांजैक्शन 2 जगह आएगी। उस ट्रांजैक्शन को दोस्तों कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जो एक ही ट्रांजैक्शन डेबिट में भी आए और क्रेडिट में भी आए। चलिए समझते हैं उसके बारे में कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या है। दोस्तों, कॉन्ट्रा एंट्रीज यानी वो एंट्रीज जो आपके अकाउंट के दोनों साइड में आएगी। सबसे पहले दोस्तों, कौन सी एंट्री कॉन्ट्रा है? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया, सपोज 5,000। ठीक है दोस्तों। अब देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैश और बैंक दोनों वर्ड आ रहे हैं। अब क्योंकि हम दोनों की कैश बुक बना रहे हैं, इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश कॉलम में भी आएगी और बैंक कॉलम में भी आएगी। ठीक है। अब देखो दोस्तों, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया, इसका मतलब बैंक पैसा रिसीव कर रहा है। जब भी हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा,
चाहे वो हमें कोई पेमेंट कर रहा है तब इंक्रीज हो रहा है, या हम खुद बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं, दोनों ही केस में हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो जब भी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा मतलब वो रिसिप्ट है, और रिसिप्ट कहाँ आती है? डेबिट साइड में। तो मैंने कैश बैंक में जमा करवाया 5000, इसका मतलब बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक के पास पैसा आ रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो मैंने यहाँ लिखना है बैंक के कॉलम में, क्योंकि कौन सा कॉलम कैश बढ़ रहा है? बैंक वाला, जो बैंक के पास मेरा पैसा पड़ा है। तो बैंक हमारा बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ लिखूँगा क्योंकि बैंक रिसीव कर रहा है। तो दोस्तों लेकिन लिखना उल्टा है। क्यों बैंक का कॉलम इंक्रीज हुआ? क्योंकि मैंने क्या जमा करवाया? कैश। अब लिखोगे कैश, कि कैश मैंने जमा कराया, लेकिन कहाँ? बैंक में। अच्छा, अब आप जब बैंक में कैश जमा करवाते हो तो अल्टीमेटली आपका कैश कम भी हो जाएगा। मेरी पॉकेट में, मान लो मेरी पॉकेट में 10,000 थे, मैंने 5,000 बैंक में जमा करा दिए, तो बैंक बैलेंस तो मेरा इंक्रीज हो गया, 5,000 बढ़ जाएगा। लेकिन मेरी पॉकेट में जो पैसा था, मेरे पास जो अपने पास कैश था, वो तो 5,000 कम हो गया, यानी एक तरह से कैश की पेमेंट हुई। तो पेमेंट हम कहाँ लिखते हैं? उस तरफ। लेकिन ये पेमेंट कहाँ से हुई? मेरी कैश से गया ना ये पैसा, तो मैं इसको कैश कॉलम में लिखूंगा 5,000। और ये पैसा कहाँ गया? रीज़न क्या है, कहाँ गया? वो गया बैंक में। तो देखा आपने कि हमें ये देखना है कि इन दोनों में से रिसिप्ट कौन कर रहा है और पेमेंट कौन कर रहा है। रिसिप्ट कौन कर रहा था? बैंक, क्योंकि हमने कैश बैंक में जमा करवाया, और रिसिप्ट साइड है ये वाली डेबिट साइड। तो मैंने बैंक में लिख दिया कि किस में पैसा आया? बैंक में पैसा आया, तो मैंने बैंक में 5,000 लिख दिया। और पेमेंट कहाँ से हुई? हमारी कैश से। तो कैश मेरी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, पेमेंट है ये, तो मैं कैश के कॉलम में 5,000 लिख दूंगा। अगर आप इसको जेनेंटी बना के देखना चाहो तब भी आपको समझ आ जाएगा। देखो, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, इसकी जेनेंटी क्या बनेगी? अगर आपको जेनेंटीज आती हैं तो ही समझ आएगा। बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट, यानी बैंक अकाउंट को हमें डेबिट साइड में लिखना है। आपको पता ही है ना, अकाउंट की ये साइड डेबिट होती है। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में हमें लिखना है, ये बैंक अकाउंट आ गया आपका, इसकी डेबिट साइड आ गई, इसमें आपने क्या लिख दिया? 5,000। और लिखना क्या होता है हमेशा? मैंने कहा था डेबिट में क्रेडिट वाली लेजर आपको याद होगी। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा टू कैश, कितना कैश जमा कराया? 5,000। तो सिंपल, आपको ज़्यादा इतनी डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कैश जमा करवाते हैं तो आपको याद रखना है कि कैश किस में जमा करवाया? बैंक में। तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, हमने यहाँ लिख लिया। अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब कैश का बैलेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि कैश हमारी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कैश से पेमेंट हुई, वो आपने यहाँ लिख देना है। तो ये एंट्री देखो, एक ही ट्रांजैक्शन दोनों जगह शो हुई, इसको हम बोलते हैं काउंटर एंट्री। इसके आगे फिर सी लगा देना है कि इट मीन्स कि ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जो दोनों जगह पे आ रही है। अच्छा, एक और होती है, इसका उलट करते हैं। मैं कहता हूँ विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। तो दोस्तों खुद देखो, इसमें कौन सी चीज़ डिक्रीज होगी, कौन सी इंक्रीज होगी? कैश और बैंक दोनों ही है। अब मैंने बैंक से पैसा निकाला, बैंक का बैलेंस क्या होगा? जब मैं बैंक से पैसा निकालूंगा तो बैंक बैलेंस मेरा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैंक पेमेंट कर रहा है, मुझे पेमेंट कर रहा है, तो मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो बैंक पेमेंट कर रहा है तो मैं इस तरफ लिखूंगा। कितनी पेमेंट की बैंक ने? 10,000। मैं यहाँ लिख दूंगा, क्या लिखूंगा? लेकिन ये बैंक ने किसको पेमेंट की? मतलब पैसा कहाँ गया? कैश से निकाला, वापस मैंने निकाला ऑफिस यूज़ के लिए, तो वो 10,000 मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि बैंक पेमेंट कर रहा है। लेकिन बैलेंस एक का कम होगा, एक का बढ़ेगा। जिसका कम हुआ, बैंक का कम हुआ, मैंने उसको पेमेंट साइड में लिख दिया। और जिसका बड़ा बैलेंस, कैश का बैलेंस बढ़ेगा ना, कि मान लो मैंने 10,000 निकाला, तो जितना कैश मेरे पास पहले से था उससे 10,000 इंक्रीज हो गया, तो जिसका बैलेंस बढ़ा आपने डेबिट साइड में लिख देना। अब क्यों बढ़ा? क्योंकि मैंने बैंक से वो पैसा निकाला। और कितना पैसा निकाला? 10,000। लेकिन बैलेंस कौन सा बढ़ा? मेरा कैश का बैलेंस बढ़ा, मैंने यहाँ लिख दिया। वहाँ बैंक बैलेंस कम हुआ था, पेमेंट हुई, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये भी आपकी क्या है? काउंटर एंट्री। तो इन शॉर्ट काउंटर एंट्री वो होती है जो दोनों साइड आती है। और कौन कौन सी एंट्रीज काउंटर हैं? आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो या बैंक से पैसा निकालते हो ऑफिस यूज़ के लिए। कई बार हम पैसा पर्सनल यूज़ के लिए भी निकालते हैं। याद रखना, पैसा दो तरह से निकाला जाता है। एक होता है ऑफिस के यूज़ के लिए कि आपने ऑफिस में खर्चा किया, एक होता है पर्सनल यूज़ जो आप घर पे लेके गए, उसके लिए कॉन्ट्रा नहीं बनती, वो भी आगे मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ आ गया। तो सिंपल आपको देखना है कि जब भी एक ट्रांजैक्शन होती है जिसमें पैसा हम बैंक में जमा करवाते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं, तो किसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज? जिसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है उसकी डेबिट साइड में लिखना है, क्योंकि वो रिसिप्ट में आएगा। और जिसका बैलेंस डिक्रीज हो रहा है आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं।
दोस्तों आज का जो क्वेश्चन मैंने लिया है, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम पहले से बना चुका हूं, एक कैश का एक बैंक का, ठीक है, दोनों डेबिट क्रेडिट साइड। सबसे पहले 1 अप्रैल की एंट्री है कैश इन हैंड। दोस्तों ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांजैक्शन होती है 2 लोगों के बीच। अब कैश इन हैंड का मतलब क्या है, जो आपके पास पहले से ही कैश पड़ी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं कैश इन हैंड। तो ये क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी जो पिछला बैलेंस हम आगे लेके आए हैं पिछली डेट का। जैसे ये 1 अप्रैल है, तो जो 31 मार्च को हमारे पास कैश क्लोजिंग बैलेंस बचा होगा, 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, वो अगले दिन के लिए यानी 1 अप्रैल के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया, तो हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये वो बैलेंस जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है। तो कैश का बैलेंस है 50,000 और कैश एट बैंक, बैंक में जो कैश पड़ा है उसका बैलेंस है 40,000। तो एक ही आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि एक ही डेट की ट्रांजैक्शन है, तो सिंपल बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश वाला कैश कॉलम में लिख दो, बैंक वाला बैंक कॉलम में। चलिए नेक्स्ट इज परचेज गुड्स बाय चेक ₹10,000। रूल दोस्तों वही है, बेसिक्स वही हैं, रिसिप्ट्स हैं तो इस तरफ, चाहे कैश में या चेक से आई, पेमेंट है तो इस तरफ यानी क्रेडिट साइड, चाहे कैश में है चाहे चेक से। अब यहाँ पे बात करते हैं परचेज गुड्स बाय चेक। हमने गुड्स खरीदी, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट कहाँ पे आती है, क्रेडिट साइड में। और हमने क्या खरीदी, गुड्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा डेट है 3 अप्रैल, डेट डाल दी, गुड्स खरीदी, क्या लिखते हैं उसको, परचेज। लेकिन अब मैंने परचेज की कैसे, चेक दे के। इसका मतलब वो चेक तो मेरा बैंक में क्लियर होगा जाके, तो बैंक बैलेंस मेरा कम होगा। तो जब भी आपका सामने वहाँ पे चेक आ जाए तो आपने बैंक का जो कॉलम बना रखा है उसमें आपने एंट्री कर देनी है। तो 10,000 की मैंने गुड्स खरीदी और चेक दे के, इसलिए बैंक कॉलम में। चलिए नेक्स्ट इज रिसीव चेक फ्रॉम राम 5,000। मुझे राम से चेक मिला, ये तो वर्ड सीधा ही लिखा हुआ है, रिसीव्ड है, रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड में ही आएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा और डेट है 5 अप्रैल की, मुझे चेक मिला राम से, तो मैं रीज़न लिखूंगा कि किससे चेक मिला, उसका नाम लिखूंगा, राम से मिला। और क्योंकि अगेन ये चेक है तो मैं कहाँ लिखूंगा, बैंक वाले कॉलम में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज सोल्ड गुड फॉर कैश। मैंने गुड्स बेची। दोस्तों जब हम गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो क्योंकि मैंने कैश में बेची हैं तो मेरे कैश कॉलम में ये ट्रांजैक्शन आएगी। तो गुड्स बेचने पे हमारे पास पैसा आता है और रिसिप्ट्स है। रिसिप्ट्स कहाँ पे लेनी है हमने, टू, कहाँ से आया, रीज़न क्या है कि हमने सेल की, और क्योंकि ये कैश में की हमने तो कैश कॉलम हम लिख देंगे 20,000। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज पेड रेंट बाय चेक। अगेन पेड है, इट मीन्स कि ये पेमेंट है, और पेमेंट के लिए आपको पता है क्रेडिट साइड है। हमने रेंट पे किया, तो 9 अप्रैल मैंने रेंट पे किया, तो रीज़न लिखेंगे कि चेक क्यों दिया मैंने, क्योंकि रेंट था और चेक से पेमेंट हुई है। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले ही कहा, जितनी भी चेक से पेमेंट या रिसिप्ट्स हैं वो अपने बैंक कॉलम में शो करनी है। तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा कि 10,000 की मैंने रेंट पे किया। नेक्स्ट इज डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। दोस्तों ये फिर से वही काउंटर एंट्री है। अब सिंपल आप देखोगे किसका बैलेंस बढ़ेगा और किसका कम हो रहा है। जिसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है वो डेबिट और जिसका बैलेंस डिक्रीज हो रहा है वो क्रेडिट। हमें इनमें से देखना है, कैश और बैंक से। अब मैं बैंक में, सॉरी ये वाला डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, अब मैं बैंक में पैसा जमा करवा रहा हूँ, तो मेरा कौन सा बैलेंस इंक्रीज होगा, कैश वाला या बैंक वाला? अल्टीमेटली बैंक वाला इंक्रीज होगा क्योंकि बैंक में जमा करवा रहा हूँ। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ तो यानी रिसिप्ट है, तो मैं यहाँ लिखूँगा कितना मैंने जमा करवाया, 20,000। तो लेकिन लिखना उल्टा है, आपने कॉलम लेना है बैंक का लेकिन लिखना कैश है, क्योंकि आपका बैंक का बैलेंस क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने ये रीज़न आ गया कि कैश जमा करवाया। तो एक कॉन्ट्रा है और ये है 10 अप्रैल की। अच्छा, बैंक का बैलेंस बढ़ा तो घटा क्या, कैश। जब भी मैंने कहा जो बैलेंस घटेगा वो क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि ये पेमेंट हुई, लेकिन कहाँ से हुई, हमारी कैश से, कैश बैलेंस से, तो मैं उस तरफ लिखूंगा। अब क्योंकि कैश बैलेंस मेरा कम हो रहा है 20,000, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, वो रीज़न अंदर लिखना होता है। कभी भी कैश कॉलम में अंदर कैश नहीं लिखोगे या बैंक कॉलम के सामने यहाँ बैंक नहीं लिखोगे। तो कैश के कॉलम में मैंने क्या लिखा, बैंक की, क्योंकि ये पैसा मैंने बैंक में जमा करवाया, तो बन गई कॉन्ट्रा। अब इसका उल्टा मैंने एक नीचे लिखी है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। अब है बैंक से पैसा निकाला। सिंपल, कैश और बैंक में से देखना किसका बैलेंस बढ़ा किसका कम हुआ। जिसका बढ़ा रिसिप्ट साइड, जिसका कम हुआ पेमेंट साइड। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, मैंने कैश बैंक से निकाला, इसका मतलब कैश बैलेंस इंक्रीज होगा क्योंकि बैंक से पैसा निकाला है। तो मैंने कहा जिसका बैलेंस इंक्रीज होगा वो रिसिप्ट साइड। तो कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ और कितना इंक्रीज हुआ, 10,000।
यहाँ लिख दूंगा 10,000। और ये कहाँ से आया कैश? बैंक से आया, कि मैंने बैंक से पैसा निकाला। और डिक्रीज किसका हुआ कॉलम दोस्तों? बैंक का। तो बैंक कॉलम उस तरफ है, क्योंकि बैंक से पेमेंट है तो मैं यहाँ लिख दूंगा बैंक से पेमेंट हुई। और कहाँ गया, कहाँ से, कैसे हुई? कि हमने कैश निकाला। तो ये भी आपकी कॉन्ट्रा। तो सिंपल कैश और बैंक में आपने सिंपल देखना होता है कि किसका बैलेंस बढ़ा और किसका कम हुआ। तो जहाँ पे भी हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं या बैंक से पैसा निकाल रहे हैं वहाँ कॉन्ट्रा बनेगी। सिंपल देखना है कि कौन सा बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। जो इंक्रीज हो रहा है उसके कॉलम में लिख दो, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ बैंक कॉलम में, और अगर कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ तो कैश कॉलम में। इस तरह डिक्रीज में भी ऐसा ही कर लेना है। ओके, नेक्स्ट इज चेक ऑफ राम बिकम डिसऑनर्ड। दोस्तों ये बड़े ध्यान से समझना, हमें ऊपर एक राम से चेक मिला था, ये 5 अप्रैल को आप देख रहे हो, ये हमें चेक मिला था 5,000 का। हमने ये लिखा हुआ है कि हमें रिसिप्ट थी, तो ये चेक हमें मिला था 5,000 का। लेकिन 15 अप्रैल को जब हमने वो चेक बैंक में लगाया तो वो डिसऑनर्ड हो गया। दोस्तों डिसऑनर्ड का मतलब होता है कि हमारे पास चेक का क्लियर ना होना। किसी ने हमें चेक दिया था, लेकिन जब हम बैंक से वो पैसा लेने गए तो पता चला कि उसके बैलेंस में कैश है ही नहीं, उतना बैलेंस ही नहीं है, तो तब चेक डिसऑनर्ड होता है। ये और भी रीज़न हो सकते हैं। इन शॉर्ट, हमें जो चेक मिला था वो उसका पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया, तो हम इसकी अब एक रिवर्स एंट्री करेंगे, क्योंकि हमने अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज कर लिया था। क्योंकि हमें राम से चेक आया था तो हमने बैंक बैलेंस 5,000 इंक्रीज कर लिया था। लेकिन फाइनल में बाद में पता चला कि जो 15 अप्रैल को कि राम का जो चेक था वो तो डिसऑनर्ड हो गया। इसका मतलब वो पैसा तो आया ही नहीं। तो जो पैसा हम पहले रिसिप्ट में लिख चुके थे, अब उसको हम पेमेंट में लिख देंगे। पेमेंट हुई नहीं, हमने पेमेंट नहीं की, लेकिन हमें इसको इस 5,000 को माइनस करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया अकाउंट्स में क्या होता है, किसी चीज़ को माइनस करना है तो रिवर्स एंट्री होती है। रिवर्स एंट्री का मतलब अगर पहले वो डेबिट में लिखी गई है तो माइनस करने के लिए क्रेडिट में लिखो। तो इसलिए मैं इस बैलेंस को ख़त्म करने के लिए इसको इस तरफ लिख दूंगा, रिसिप्ट 5,000 पेमेंट 5,000, तो 0 हो जाएगा। मतलब मेरे पास ना कुछ आया ना कुछ गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा अब किसका चेक था? बाय राम। कितने का चेक था वो आप यहीं से देख लो, जरूरी नहीं है कि अमाउंट यहाँ दिया हो, ऊपर देख सकते हो 5,000 का चेक था, क्योंकि चेक था तो बैंक कॉलम में। और डेट क्या है? 15 अप्रैल। और ये डेट थी हमारी कॉन्ट्रा की विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, ये थी 12 अप्रैल। यहाँ पे भी 12 अप्रैल। और ये वाली डेट थी हमारी 10 अप्रैल। तो डेट्स का खास ख्याल रखना है। खैर आपको सब्जेक्टिव तो पूछने नहीं वाले, लेकिन डेट्स का ख्याल रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। मुझे राम से कैश आया। अब देखो रिसिप्ट है तो रिसिप्ट तो आपके डेबिट साइड में ही आएगा। तो डेट क्या है? 20 अप्रैल। तो किससे पैसा आया? रीज़न कौन है? किसकी वजह से? राम की वजह से। तो कितना कैश आया? अब कैश आया तो मैं इसको कैश कॉलम में लिख दूंगा। नेक्स्ट इज पेड कैश टू शाम। मैंने शाम को पेमेंट की, शाम को कैश दिया। अब पेमेंट है तो उल्टा इस तरफ। और कितनी पेमेंट की मैंने? मैंने पेमेंट की शाम को 5,000 की। तो 21 अप्रैल को बाय किसको पेमेंट की? शाम को। कितना कैश? 5,000। तो कैश कॉलम में आपने इसको लिख देना है। ओपन बैंक अकाउंट विद ₹10,000। दोस्तों इसका मतलब क्या है ओपन बैंक अकाउंट? कि मैंने एक बैंक में अकाउंट खोला। और जब भी आप अकाउंट खोलते हो तो क्या करते हो? पैसा जमा करवाना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो सिंपल डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक या ओपन बैंक अकाउंट, दोनों का मतलब एक ही है कि आपने बैंक में पैसा जमा करवाया। ये क्यों करवाया? क्योंकि आपने एक नया अकाउंट खोला। तो नया अकाउंट खोलने पे भी पैसा जमा करवाना पड़ता है। तो ये 10,000 आपने बैंक में जमा करवाया। तो अभी मैंने कहा कि जो कैश और बैंक से जो रिसीव कर रहा है उसका बैलेंस इंक्रीज होगा तो रिसिप्ट साइड में लिख देना है, जिसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और जिसका बैलेंस डिक्रीज हो रहा है वो पेमेंट साइड में। अब जब मैं बैंक में पैसा जमा करवा रहा हूँ तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। मान लो पहले 0 था, अब 10,000 हो गया। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, मतलब हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे रिसिप्ट साइड में कि बैंक रिसीव कर रहा है कितना पैसा? 10,000। और कैसे? कैश से, कि हमने कैश जमा करवाया। और 25 अप्रैल की ये एंट्री है। दोस्तों अब बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज किसका बैलेंस हुआ? कैश का, यानी कैश की एक तरह से पेमेंट हुई। मैं यहाँ लिखूंगा कैश कॉलम में कितना? अगेन वही, जितना मैंने बैंक में जमा करवाया 10,000, इतना कैश मेरा कम हो गया। तो मैं लिखूंगा क्यों कम हुआ? क्योंकि रीज़न क्या है? बैंक, कि मैंने बैंक में वो पैसा जमा करवाया 25 अप्रैल। नेक्स्ट, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। दोस्तों इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये पहले भी कर चुके हैं। फ्रॉम बैंक, फ्रॉम, ये क्योंकि एक रिपीट हो चुकी है, बैंक फॉर पर्सनल यूज़ कर लेते हैं। तो थोड़ी अलग आपको मिल जाएगी एंट्री एक,
कि मैंने 10,000 रुपया या 5,000 रुपया पर्सनल यूज़ के लिए निकाला। ठीक है दोस्तों, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अब मैंने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा बैंक से निकाला। अगेन अब आप सोचो कि आपके पास पैसा आया या गया। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि बैंक से पैसा निकाला तो पैसा आया, गलत, पैसा गया। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि हमें सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बिजनेस से पैसा निकाल रहा हूँ तो बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा कम हो रहा है। तो क्योंकि हमें हमेशा ही कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करनी है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है। ये मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है बिजनेस के व्यू से देखो। अगर मैं बिजनेस के व्यू से देखूं तो मैंने जो घर के लिए पैसा निकाला लेकिन बिजनेस में मेरा पैसा कम हुआ, तो इट मीन्स कि मेरा कैश बैलेंस कम होगा, तो मैं पेमेंट वाली साइड में लिखूंगा। क्यों कम हुआ? क्योंकि ड्राइंग्स थी। कितने की ड्राइंग्स की कैश में? मैंने 5,000 की, और 29 अप्रैल। दोस्तों एक ड्राइंग होती है जो आप ऑफिस यूज़ के लिए करते हो, जैसे ये था विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, इसका मतलब होता है ये ऑफिस यूज़ के लिए है, तो इसमें कॉन्ट्रा बनेगी क्योंकि ये पैसा आपका बैंक से निकल के आपके बिजनेस में ही आ रहा है, लेकिन ये आपके बिजनेस से निकल के बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए इसमें कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी। तो आपने सिंपल ड्राइंग्स लिख देना है कि ये पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है। अगर इसकी जगह लिखा होता है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, सॉरी ये आपने बैंक से निकाला है तो बैंक कॉलम में लिखना है। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, अगर बैंक नहीं लिखा होता विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, तब आपने कैश कॉलम यूज़ करना था। ये भी याद रखना है कि कैश निकला कहाँ से, आपके बिजनेस से या बैंक के बैलेंस से। तो अगर बिजनेस से निकला तो कैश, और अगर लिखा है कि बैंक से निकला तो बैंक कॉलम में लिख देना है। चलिए दोस्तों, जब ये सारा कर लिया फिर हमें देखना है टोटल कर लेते हैं। बीस अप्रैल की रिसीव चेक फ्रॉम राम, इसको 20,000 कर लो दोस्तों, राउंड फिगर हो जाएगी, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, 50, 20, 70, 10, 80 और 20, ये टोटल हो गया 1 लाख। ठीक है, अब यानी हमें कैश में जो रिसिप्ट्स हुई 1 लाख की टोटल रिसिप्ट्स थी। अब हमें देखनी है पेमेंट कितनी हुई। दोस्तों पेमेंट वाली साइड आ जाओ। कैश में देखना हमें 20 और 10 30 और 5 35, यानी हमारी रिसिप्ट्स थी कितनी? हमारी रिसिप्ट्स थी 1 लाख की, माइनस हमारी पेमेंट है कितनी? ये टोटल देख लो पेमेंट साइड का 35,000। 1 लाख में से 35,000 हमने डिडक्ट कर लिया। इट मीन्स हमारे पास कितना कैश होना चाहिए? 65,000। तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा कि सारी रिसिप्ट्स में से, 1 लाख के रिसिप्ट्स में से ये तीनों पेमेंट निकालने के बाद मेरे पास कितना कैश होना चाहिए बिजनेस में? 65,000। तो कैश में से आपने कैश कॉलम डिडक्ट कर लिया। सेम तरीका आपने बैंक कॉलम के लिए रखना है। बैंक में देखते हैं 40 और 20, 60, 10, 70 और 75,000 है। तो बैंक की जो रिसिप्ट थी उसमें 75,000 था आपके पास। इसमें से आपने पेमेंट की 10, 20, 30 और 10, 40,000 आपने पे कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा आपके पास? 35,000। तो ये आपका कैश का बैलेंस, ये बैंक का बैलेंस। तो अगर हमें मैंने कहा था ये हम क्यों बनाते हैं, ये देखने के लिए कि टोटल में हमारे पास कितना पैसा है। तो कैश हमारे पास 65 है, बैंक में 35,000 पड़ा है। कुल मिला के अगर क्लियर पिक्चर देखने चाहें तो हम कहेंगे कि हमारे पास टोटल में 1 लाख रुपया है, जिसमें कैश 65 और बैंक में हमारे पास कितना पड़ा है? 35। थैंक यू दोस्तों, आज का चैप्टर इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ पेटी कैश बुक के बारे में और ट्रिपल कैश कॉलम बुक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।